विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 11 बाल गोविंद भगत, जिसके 2 भाग हम पिछली 2 ऑनलाइन क्लास में पढ़ चुके। आज हम पढ़ रहे हैं इसका तीसरा भाग। पिछले 2 ऑनलाइन क्लास में हमने बाल गोविंद भगत के जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उनके व्यक्तिगत बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि आषाढ़ के महीने में बाल गोविंद भगत और किस तरह रहते हैं और ग्रामीण परिवेश कैसा रहता है, और भादों के महीने में जब बहुत अधिक ठंड रहती है उस समय वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे कार्तिक के महीने में ग्रामीण परिवेश में कैसा वातावरण रहता है और बाल गोविंद भगत अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। प्रभातियां मतलब सुबह सुबह प्रातःकाल जो भजन गाए जाते हैं वो, जो फागुन तक चला करते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे यानी तालाब के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी यानी डपली लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते यानी गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में भी यानी भीषण सर्दी की सुबह, जिसको किटकिटाने वाली भोर कहा है, सुबह कहा है, उसका संगीत मुझे पोखर पर लिया गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में अभी तारे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी पूषा काल या प्रातः काल होना, लोही लगना ही प्रातः काल होने जैसा मौसम हो गया था। शुक्र तारा जो अंतिम तारा होता है वह अभी अब छिपने को बढ़ रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, यानी कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्य वातावरण में एक कुश की चटाई, कुश एक घास होता है जिसकी चटाई बनी होती है, कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लग रहा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतनी सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, कमली यानी कंबल, सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु यानी पसीने जब तक चमक ही पड़ते। गर्मी में उनकी संध्या यानी शाम का समय, सायंकालीन का समय, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी झुक जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती या तिराती। यानी गर्मियों के समय बाल गोविंद भगत अपने गांव के चौगान में या बीच में बैठकर भजन कीर्तन करते, तो गांव के लोग जो उनके प्रेमी थे, जो भगवान में श्रद्धा रखते थे, कबीर में श्रद्धा रखते थे, उनमें श्रद्धा रखते थे, वो उनके साथ वो भजन गाया करते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं यानी सुनने वालों के मन भी
ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजरी लिए ग्वाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील यानी नाचने को आतुर हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा ऐसा यानी मंद बुद्धि, जिसमें बुद्धि कम हो, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, यानी वो उसे ईश्वर का या भगवान का रूप मानते थे, क्योंकि वो भोला भाला और मंद बुद्धि था। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत का एक बेटा जो बहुत ही सुस्त बोंदा सा यानी मंद बुद्धि भोला सा था, और उस पर बाल गोविंद भगत उसे बहुत ज्यादा स्नेह करते थे और ये समझाते थे, ये कहते थे कि ऐसे आदमी जो भोले हो और जो मंद बुद्धि हो, इन पे हमें बहुत ज्यादा नजर रखनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये इसी चीज के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उसकी शादी हुई, उसकी पुत्र वधू आई, बहुत ही सुभग थी यानी सुंदर और सुशील थी, और पूरे घर को उन्होंने जल्दी ही संभाल लिया यानी प्रबंधिका बन गई, और भगत को दुनिया नारी से निवृत्त यानी उनसे मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने को लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है। कौतूहलवश जिज्ञासावश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, सिरहाने एक चिराग जला है। इस तरह से आज हमने बाल गोविंद अध्याय का तीसरा भाग पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वो कार्तिक की मौसम में और भादों की किटकिटाने वाली सर्दी में वो किस तरह से रहते हैं, कितनी उनकी दिनचर्या सुबह से शाम तक कैसे रहती है, गर्मियों के मौसम में गांव में वो कैसे रहते हैं, और गांव के लोग उनके साथ किस तरह से संगीत साधना में लगे रहते हैं, और संगीत साधना की चरम उत्कर्ष में वो कितना भगवान से स्नेह और संगीत प्यार करते थे, और संगीत में उनकी साधना थी। इसका उदाहरण उनका बेटे को लेकर लेखक ने दिया कि एक बहुत बोंदा सा बेटा जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, और एक बहुत ही सुबह और सुशील वधू जो उनके घर को किस तरह से उन्होंने संभाल लिया, और बाल गोविंद भगत को सारी दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उसके मरने पर वो किस तरह से रहते हैं, ये हमने पढ़ा। इसका जो अगला जो शेष और अंतिम भाग है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।